हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद प्रीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री कंपार्टमेंट बूस्टर सीरीज़ पार्ट थर्ड। उम्मीद करते हैं इससे पहले आपने मेरे दोनों पार्ट देखे होंगे। हर एक पार्ट पे हम एक एक या दो दो चैप्टर्स को कवर करते हैं, जिसके अंदर मैं आपके लिए लाती हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट, वो क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में पास कराने में हेल्प करेंगे। तो अगर होना है पास तो फॉलो करिए हिस्ट्री विद प्रीत चैनल को और कंटिन्यू करें हमारे साथ स्टडी। अगर आपको कोई भी मेरा पार्ट, कोई भी मेरी वीडियो ऐसा लगता है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है, तो डोंट बी हेजिटेट टू मैसेज मी और जस्ट सेंड अ मैसेज और अ कमेंट बॉक्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आई विल मेक टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं आपके लिए उसी के टाइम वीडियो जनरेट करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम एंड किया जाए और आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके अपनी एग्जाम्स में बेटर कर सकें। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पार्ट 3 सीरीज़। अब मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4 से, जिसके अंदर मैंने चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है जो डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे। चैप्टर 3 का जो मेरा क्लास है वो मैंने पार्ट 2 सीरीज़ में पहले भी कवर किया था, जिसमें हमने महाभारत के बारे में रीड आउट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के छोटे छोटे टॉपिक जो हो सकता है 3 मार्क्स से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएँ। और अगर 3 नंबर में नहीं आए तो डेफिनेटली 1 मार्क का MCQ आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप कन्फर्मली टिक करके अपना रिलैक्सेशन 1 मार्क कन्फर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द आइडियल ऑफ पेट्रोलिनी। अब यहाँ पर पेट्रोलिनी है, मैंने 2 वर्ड लिए हैं, एक पेट्रोलिनी और लिया है एक मेट्रोलिनी। अब आप कहेंगे मैडम ये पेट्रोलिनी और मेट्रोलिनी क्या होता है? तो देखिए बहुत आसान है। पेट्रोलिनी मतलब होता है आप अपने फादर के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन। जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में समझिए, आप अपने दादाजी का नाम है, दादाजी के नाम के आपकी जो भी आगे कास्ट लगती होगी वो आपके पापा ने अडॉप्ट की, अब आप अडॉप्ट कर रहे हैं। आपके आने वाले सालों बाद जो भी बच्चे होंगे उसे अडॉप्ट करेंगे। इसका मतलब बच्चा आप क्या फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं पेट्रोलिनी। इंडिया में 99.9% केसेस में पेट्रोलिनी ही फॉलो होता है। अब बात करते हैं मेट्रोलिनी की। मेट्रोलिनी होता है जिसमें आपके डेसेंस मदर टू आगे चाइल्ड हो, चाहे सन हो चाहे डॉटर, समझ लो, मतलब आप अपने माँ के नाम को आगे बढ़ा रहे हो। पर जनरली इंडिया में ये सब देखने को कम मिलता है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो भी यहाँ पे आपको बता देते हैं हम, ताकि बाई चांस कभी आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एक ही ऐसे किंग हैं जिन्होंने मेट्रोलिनी को फॉलो किया है फ्रेंड्स। तो वो क्या है? वो उस किंग के नाम है सतवाहंस। तो याद रखिए उस किंग का क्या नाम है? सतवाहंस। तो सब फॉलो क्या करते हैं इंडिया में? मेट्रोलिनी फॉलो नहीं करते हैं, करते हैं पेट्रोलिनी फॉलो। पेट्रोलिनी मतलब हम सब अपने पापा के नाम को ही आगे बढ़ाते हैं, आप भी हम भी सब। जो भी पापा के नाम के पीछे कास्ट और आपकी कैटेगरी और आपके गोत्र लगते हैं, आप उसी को आगे बढ़ाते हैं और पेट्रोलिनी फॉलो करते हैं। बट याद रखिए एक हमारे किंग हुए हैं जिन्होंने मेट्रोलिनी को फॉलो किया है, और उनका नाम क्या है? सतवाहंस। क्या नाम है फ्रेंड स्टूडेंट्स उनका? सतवाहंस। अब टॉपिक है रूल्स ऑफ मैरिज। बहुत इजी टॉपिक है जो आप डेली अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखते ही होंगे, आपने शादियां देखी हैं। अब रूल्स ऑफ मैरिज क्या है? देखिए सन्स को हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है इस बात के लिए कि हम अपनी पेट्रोलिनी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटा होगा वही अपने पापा के नाम को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक बेटा हो। अब बात करते हैं डॉटर्स की। तो डॉटर्स को डिफरेंटली व्यू से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि डॉटर्स की तो शादी हो जाएगी, आगे जाके तो वो किसी और का घर बनाएंगी, हमारे साथ थोड़ी रहेंगी, हमारी कुल को, हमारी कास्ट को, हमारी जात को, हमारे उसको आगे थोड़ी बढ़ाएंगी। वो तो हमारी जो भी घर में बेटी होगी वो आगे ब्याह के चली जाएंगी। आपकी ये भाषा में मैंने आसानी से समझाया। इसलिए माना गया है कि मैरिज के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग इन रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो देखिए मैरिजेस के क्या रूल हैं। पहला मैरिज का रूल है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है अब मैडम? तो एक्सोगैमी होता है बेटा जिसमें हम जो शादी है वो हमने कैसे करी है? आउटसाइड द किन, मतलब कुल के बाहर जाके शादी करी है। बात समझो, हिंदू रीति रिवाज में आपके सामने आपके घरों में यही होता होगा, आप अपने कुल और गोत्र में शादी नहीं करते, हमेशा आउटसाइड द किन करते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट उस टाइम में रूल्स ऑफ मैरिजेस में था, अगर कोई यंग गर्ल है और यंग वुमेन है जो हाई स्टेटस क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब क्या है मैडम इसका? तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई राजा की बेटी है या किसी अमीर मर्चेंट की बेटी है, वो सही टाइम पे सही लड़के के साथ शादी करे, मतलब ही वुड गोइंग टू बी मैरिज विद द राइट पर्सन विद अ राइट टाइम।
सही टाइम पे सही पर्सन के साथ शादी करें, ये बहुत ज़रूरी है और ब्राह्मण इस बात का ध्यान रखते थे। तो दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या था मैडम? बेटा पहला रूल ये था कि शादी कैसी होनी चाहिए? एक्सोगैमी होनी चाहिए। एक्सोगैमी मतलब आउटसाइड द किन होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है? जो यंग गर्ल हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती हैं, दे शुड मैरी विद अ राइट टाइम विद अ राइट पर्सन। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि आप जो हो अपनी जो डॉटर है, एक तरीके से वो जो अपनी डॉटर है आप उसको कन्यादान के रूप में दे देंगे। ये सबको ही पता है, हमारे फैमिली में भी हम कन्यादान के रूप में अपनी डॉटर दे देते हैं, जिसके साथ डॉटर की हमारी शादी होती है। इट मीन्स गिफ्ट ऑफ डॉटर इन आ मैरिज वाज अ रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। मतलब ये फादर की ड्यूटी है कि आपको अपनी बेटी को दे ही देना है जब उसकी शादी होगी, है ना। तभी तो वो बेगानी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पराई हो जाती है बेटी, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है अगर एमसीक्यू में या फिर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं, तो मैंने आपके लिए कुछ रूल्स ऑफ मैरिजेस आपको बता दिए। पहला, एक्सोगैमी मैरिजेस होनी चाहिए। दूसरा, यंग गर्ल और यंग वुमेन बिलोंग टू द हाई स्टेटस फैमिली या बिलोंग टू द हाई स्टेटस फैमिली, दे शुड बी मैरिज विद अ राइट पर्सन एट अ राइट टाइम। थर्ड, जो आपका कन्यादान है वो रिलीजियस ड्यूटी है फादर की। अब बात करते हैं गोत्र ऑफ वुमेन की। ये अलग टॉपिक है मैडम। यस बेटा, पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पेट्रोलिनी और मेट्रोलिनी में क्या फ़र्क है। फिर मैंने आपको पढ़ाया है रूल्स ऑफ मैरिजेस क्या है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ गोत्र ऑफ वुमेन। बहुत ईजी है गोत्र ऑफ वुमेन की। बेसिकली दो रूल्स हैं बेटा गोत्र के। ये भी आपने अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी फॉलो किया होगा, देखा होगा। वुमेन जब भी शादी होके आएगी, तो जो भी वुमेन शादी करके आएगी वो अपने फादर के गोत्र को क्या कर देगी? गिव सब कर देगी, छोड़ देगी। और किसके गोत्र को अडॉप्ट कर लेगी? वो अडॉप्ट करेगी गोत्र अपने हस्बैंड का। बहुत ईजी सी बात है। वो अपने फादर के घर से आ रही है तो अपने फादर के गोत्र को छोड़ देगी और किसके गोत्र को अडॉप्ट करेगी? अपने हस्बैंड के। तो मतलब वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर सन। समझ आ गया बेटा? यस मैडम। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, बताएं कि आपको चैप्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, चैप्टर में क्या दिक्कत आ रही है, या चैप्टर समझ आ रहा है अच्छे से। आपका लाइक ही मेरे लिए, आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं आपके लिए सीरीज़ बनाऊँ और कवर करूँ आपके लिए तीनों की तीनों हिस्ट्री की बुक्स, सो डैट आप कंपार्टमेंट एग्जाम आप अच्छे से दे पाएँ। तो वुमेन वर एक्सपेक्टेड, दोबारा गोत्र पढ़ते हैं बेटा। वुमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर सन, सॉरी अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड, है ना, अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड। अब दूसरा रूल क्या है मैडम? तो दूसरा रूल है कि मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। दोबारा रिवाइज करते हैं। मतलब सेम गोत्र के दो जो मेंबर होंगे वो कभी शादी नहीं कर सकते, पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है? जो भी लड़की शादी करके जाएगी वो अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देगी और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेगी। दो ही रूल्स हैं बस हमारे गोत्र ऑफ वुमेन में। अब आता है, ये आ सकता है 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद 3 लेंथी क्वेश्चन मैंने 8 मार्क्स के डाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही कहीं ना कहीं देखे गए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद इतना तो डेफिनेटली है स्टूडेंट्स कि आप अपनी आंसर शीट खाली नहीं छोड़ के आएंगे, डेफिनेटली पास हो जाएंगे। कोई भी चैप्टर 3 से लाइन आएगी तो आप इजीली लिख पाएंगे। चैप्टर 3 में मैंने लास्ट वीडियो में आपको महाभारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज मैंने आपको ये बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स वाला क्वेश्चन करा दिया, अभी समझा रही हूँ। उसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। वो कह रहे हैं कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो कैसे आती है, समझ रहे हो? कैसे उस ज़माने में, पहले की ज़माना, अब तो चलो आप कहोगे हम कमाते हैं, ठीक है, जो भी हिसाब है, लेकिन उस ज़माने में जेंडर असिस्टिव प्रॉपर्टी क्या था? मतलब आपके पास प्रॉपर्टी कैसे आ रही है? प्रॉपर्टी समझ लो ना, आपका लैंड हो गई, आपके पास सोना हो गया, वेल्थ हो गई, इसको प्रॉपर्टी क्या रखा है? तो देखो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। अब आप कहोगे मैडम ये मनुस्मृति क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, अगर मेरी किसी ने लास्ट वीडियो फॉलो की हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए मनुस्मृति क्या है। जिसको भी आता हो वो मैसेज में ज़रूर लिख के मुझे बताएगा कि मनुस्मृति क्या है। तब भी मैं आपके लिए बताती हूँ कि मनुस्मृति का यहाँ पर मतलब है वो वाली हिंदू
रिलीजन के हिसाब से वो वाली बुक है बेटा ये, जिसमें लिखा होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। इसका मतलब हिंदू कम्युनिटी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, जो मैंने आप कौन से रूल्स रेगुलेशन मैडम, तो बेटा जो भी मैंने आपको पीछे पढ़ाए, रूल्स ऑफ मैरिजेस क्या हैं, गोत्र ऑफ मैरिजेस क्या हैं, पैक्टलिनी का मतलब क्या है, ये सब क्या होता है, ये सारे रूल्स हैं। जिस बुक में ये रूल लिखे हैं वही आपकी बुक का नाम क्या है, मनुस्मृति। अभी मैंने आपको बताई है हिंदू कम्युनिटी की बुक, आगे साथ मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो मैं आपको आगे इस्लाम की बुक की कम्युनिटी कौन सी बुक को फॉलो करती है वो भी बताऊंगी, वो आगे वाली कुछ वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दी मनुस्मृति, मनुस्मृति का क्या मतलब है, मनुस्मृति इसका ये यहाँ पर ये मतलब है कि मनुस्मृति में हमेशा जो भी पापा की प्रॉपर्टी होगी वो डेथ के बाद, समझ रहे हो, पापा की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डेथ के बाद उसके बेटों को ही मिलेगी, समझ रहे हो, मतलब आपके भाइयों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बेटों को ही प्रॉपर्टी मिलेगी, डॉटर को कभी भी प्रॉपर्टी पापा के हिस्से में से नहीं मिलेगी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये तब की बातें हो रही हैं बेटा जब हमारा ये चैप्टर है, इससे आज का इतना लिंक मत रखना क्योंकि अब तो रूल्स टाइम के हिसाब से चेंज हो चुके हैं। पर पैट्रिलिनियल स्टेट वर डिवाइडेड ओनली अमंग द ब्रदर्स, समझो, ब्रदर्स मतलब यहाँ पे अमंग द सन है, आपके अगर गर्ल हो तो मान लो भाई हो, नहीं तो आप मान लो कि बेटों के। तो जो भी पापा की प्रॉपर्टी है वो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन मेल चाइल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो डॉटर है उसे प्रॉपर्टी में से कोई राइट नहीं मिलेगा। ये पैक्टलिनी का रूल कहता है, यही रूल आपकी मनुस्मृति में लिखा है। क्योंकि वुमेन्स को जो आपको प्रॉपर्टी देनी है वो आप दोगे, कैसे दोगे, जब उस वुमेन की शादी होगी। तो एक वर्ड आप पढ़ोगे, स्त्री धन। अब देखो, पापा हैं आपके, पापा की डेथ के बाद जो भी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो लड़कों में डिवाइड हो जाएगी। बट मान लीजिए पापा जो हैं उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी करी, तो बेटा बेटी की जब शादी करी है पापा ने तो उनको कुछ तो प्रॉपर्टी देगा अपनी डॉटर को। तो माना जाता है कोई भी आइटम, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, जो भी सामान आप जिस भाषा में भी कह लो, आज की भाषा में आप इसे डॉरी कहते हैं, है ना, दहेज मान लो, या जो भी शादी के वक्त आप अपनी बेटी को दोगे, वुमेन अपनी टाइम पे, शादी के टाइम पे वुमेन जिस प्रॉपर्टी को साथ लेके आएगी उसी प्रॉपर्टी को बेटा क्या कहा जाएगा, स्त्री धन। अब इस स्त्री धन पे कुछ रूल बने हुए हैं, स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का राइट होगा, ठीक है, विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। मतलब जो भी वाइफ अपने शादी के टाइम पे अपने साथ डॉरी ला रही है, नॉर्मल भाषा में आपकी भाषा में जो भी दहेज लेके आ रही है, उस पर उसके पति का कोई राइट नहीं होगा। किसका राइट होगा बेटा, बच्चों का राइट होगा। मतलब हस्बैंड वाइफ के जो आगे चल के बच्चे होंगे वो तो अपनी मम्मी की उस प्रॉपर्टी पे राइट कर सकते हैं, पर हस्बैंड नहीं कर सकता कभी भी। मनुस्मृति इसके अलावा वॉर्न करता है वुमेन को अगेंस्ट होल्डिंग ऑफ एनी फैमिली प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड परमिशन। अब वो क्या कह रहा है, मनुस्मृति में ये भी लाइन लिखी है कि अगर कोई वुमेन अपने साथ स्त्री धन लेके आ रही है तो उस पर हस्बैंड का राइट नहीं है। तो साइड बाय साइड वुमेन अगर शादी करके हस्बैंड के घर आ रही है तो वहाँ पे जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी, ये नहीं उसे लूट ले, है ना। तो इस जोक्स बाट, ये नहीं कि उस पर अपना परमिशन कर ले, अपनी या सामान ले ले और सारा सामान लेके अपने घर चली है, नहीं। तो मनुस्मृति में इतने टाइम पहले ही बता दिया था जो वुमेन अपने साथ लेके आ रही है वो वुमेन का सामान है, जो लड़के का सामान है वो लड़के का ही सामान है, समझ रहे हो, उस पर कोई राइट नहीं है। तो यहाँ पे स्त्री धन पे एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि स्त्री धन क्या होता है, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं। स्त्री धन मतलब वही वुमेन की वेल्थ जो वुमेन शादी के टाइम पे अपने साथ लेके आ रही है। अब देखिए ये टॉपिक क्या था, जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी, कि मेल और फीमेल में कैसे प्रॉपर्टी बटी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। भाई पापा की प्रॉपर्टी में सारा राइट किसका होगा, सन का होगा, डॉटर का कोई राइट नहीं होगा। तो देखिए आप डॉटर हो इसलिए आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही ना, तो यही है जेंडर, जेंडर की वजह से प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस होना। और फिर वुमेन को शादी के टाइम पे लेकिन जो सामान मिल रहा है वो हस्बैंड पे, उसका हस्बैंड का कोई राइट नहीं है। तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवाइड हुआ है, किसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, मतलब मेल और फीमेल के हिसाब से। अब बात करते हैं वर्ण के हिसाब से कैसे डिवाइड है मैडम। तो वर्ण मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, वर्ण क्या होता है आपको पता भी होगा, पढ़ रखा होगा आपने कभी। वर्ण हमारे 4 वर्ण हैं बेटा, पहले तो ये समझो 4 वर्ण कौन से हैं मैडम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपके पेपर में आप आराम से सब चीज़ें लिख पाएँ।
तो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो हमारे वेद पुराण पढ़ते हैं, जो गॉड के साथ डायरेक्ट लिंक में। क्षत्रिय कौन है मैडम? क्षत्रिय आपके राजा हैं बेटा। वो राजा मतलब किंग है, जो अपनी प्रजा की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वेद पुराण खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? या ब्राह्मण जो पढ़ा रहे हैं उनको सुन रहे हैं। अब वैश्य कौन है? वैश्य आपके मर्चेंट क्लास है, वो सब के सब लोग जो बेचारे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मिडिल क्लास मान लो, है ना। और शूद्र कौन है फिर? तो शूद्र हैं बिल्कुल दास, जो सर्विंग द अबव 3, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको पूरी ज़िंदगी सर्व करेंगे। अब क्या रूल है? अब ब्राह्मण से रूल बनाया हुआ था उस टाइम पीरियड में कि जो भी जिस जाति में जिस वर्ण में पैदा होगा वो पूरी ज़िंदगी उसी वर्ण में रहेगा। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय मतलब राजा का बेटा राजा ही होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। ये मैंने पहले आपको समझा दिया कि वर्ण है क्या, तो अब आपको समझ आ गया होगा 4 वर्ण है हमारे, है ना। अब हम बात करते हैं कि वर्ण में मैडम प्रॉपर्टी का क्या लेना देना, वर्ण से प्रॉपर्टी का क्या लेना देना। तो बेटा प्रॉपर्टी का बहुत कुछ है वर्ण से लेना देना। क्यों? क्योंकि जो राजा है उसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी होगी। तो भाई राजा का बेटा ही अगर राजा बनेगा, समझो किंग का बेटा ही किंग का सन बनेगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है सन के पास तो पहले ही सारी प्रॉपर्टी आ गई। और शूद्र के पास तो कभी प्रॉपर्टी का कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि वो कभी लैंड खरीद ही नहीं सकता। जब वो नहीं खरीदेगा तो उसके बच्चे के पास कैसे आएगी? तो इसका मतलब अगर हम बात करें बेटा कि चारों में से सबसे अमीर कौन है, वेल्थीएस्ट मैन कौन है, तो देखिए इन चारों वर्णों में से सबसे अमीर कहलाते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। इसमें यह भी देखा गया है कि जो क्षत्रिय हैं वो तो राजा ही हैं, तो हमेशा ही अमीर होंगे। बट हाँ, ब्राह्मण पे थोड़ी कंडीशन अप्लाई है। कैसे भाई? क्योंकि ब्राह्मण अगर राजा के साथ रहता होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई राज पंडित होगा, किसी किंग में राजा के साथ रहता होगा ब्राह्मण, तब तो वो बेटा बहुत अमीर होगा। राजा भी अमीर होगा, राजा का ब्राह्मण भी अमीर होगा। बट बेटा अगर वही ब्राह्मण जी कहाँ रहते हो? मंदिरों में रहते हो, समझ रहे हो आप बात क्या? वही ब्राह्मण जी अगर मंदिरों में रहते हैं तो ऑफकोर्स सी बात थी, इसी गांव के दूर मंदिर में रहते हैं जहाँ पर इतना चढ़ावा नहीं चढ़ता, तो वो बेचारा ब्राह्मण क्या करेगा? तो एक जर्नल सी बात है, ओकेजनली ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कहीं पे पुअर ब्राह्मण्स भी होते हैं। बट चारों वर्ण में से सबसे अमीर कौन होगा? ज़्यादातर क्षत्रिय और ब्राह्मण। और सबसे पुअर कौन होगा बेटा? ऑफकोर्स शूद्र होंगे, क्योंकि शूद्र का काम तो तीनों को ऊपर सर्व करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जेंडर के हिसाब से कैसे प्रॉपर्टी बेटा बटी हुई है, मेल और फीमेल के। और यहाँ पे बता रखा है कि वर्ण के हिसाब से कैसे प्रॉपर्टी बटी हुई है। अब कहोगे मैडम क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन यही आता है बेटा डायरेक्ट कि हाउ वी कैन असेस द प्रॉपर्टी वी आर जेंडर्ड एंड अ वर्ण। या सीधा आ गया हाउ कैन वी कैन असेस दी प्रॉपर्टी, या आपके बर्थ से पहले डिसाइड हो गया आपका वर्ण भी और आपका जेंडर, मतलब जो भी आपका बर्थ हुआ तभी आपका वर्ण डिसाइड हो गया, तभी आपका जेंडर, तो तभी डिसाइड हो जाएगा बेटा उस जमाने में कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी थी। कैसे? क्योंकि ये 2 टॉपिक दिए हुए थे, जेंडर असेस टू प्रॉपर्टी एंड वर्ण असेस टू प्रॉपर्टी। अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है सब है हमारे चैप्टर नंबर 4 से। ये हमने आज चैप्टर नंबर 4 को कवर किया है, जिसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आज हम जो लेके आए हैं वो पूरे बुद्धिज़्म पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, पर आज मैं आपके लिए पूरा बुद्धिज़्म ही लेके आई हूँ। अब मैडम बुद्धिज़्म क्या है? बुद्धिज़्म देखिए, हम बात करते हैं 6th सेंचुरी BC की, जिस समय इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदुज़्म ही चल रहा था। पर जैसे जैसे टाइम बदला बेटा, तो हिंदुज़्म जो है वो कम, थोड़ा आप समझिए कि थोड़ा टाइम के साथ स्लो होने लग गया। तब 2 नए रिलीजन आए हमारे पास, और वो 2 नए रिलीजन कौन से थे? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। चैप्टर 4 आपका सबसे ज़्यादा फोकस करता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे। और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर हमेशा बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म दिखेगा बेटा कि बुद्धिज़्म क्या है और जैनिज़्म क्या है। देखिए, अब हम कह रहे हैं कि बुद्धिज़्म के बारे में हमें पता कैसे चला, समझ लो कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो हमें बुद्धिज़्म के बारे में पता लगाते हैं, ये टेक्स्ट प्रिपेयर कैसे हुए हैं और प्रिजर्व कहाँ रखे गए हैं। तो देखिए, बुद्धिज़्म जो है बेसिकली एक बुक है जिसमें से हमें चीज़ों का पता चलता है, और वो बुक है टिपिटाका। अब टिपिटाका क्या है? टिपिटाका मतलब 3 बास्केट्स टू होल्ड दी 3 डिफरेंट बुक्स। यस बेटा, बुक्स, 3 बास्केट्स ऑफ बुक्स, दैट इज़ नोन एज टिपिटाका। अब टिपिटाका में ये 3 बुक हैं। इन बुक्स को बहुत अच्छे से करना है, MCQ में भी दिख सकती हैं ये 3 बुक्स, 3 नंबर में भी दिख सकती हैं। ये 3 बुक्स को रट लेना। एक बार में वीडियो ना आई समझ तो 2 बार में देखो, 2 बार में ना आए 3 बार में देखो। उसके बाद अगर तब भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करो, मतलब कमेंट कर दीजिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए।
विनय पिटाका, ठीक है। विनय पिटाका है एक बुक है हमारे पास सुता पिटाका, और तीसरी बुक है अभिधामा पिटाका। दोबारा सुनिए, विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधामा पिटाका। विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधामा पिटाका। विनय पिटाका हमें रूल्स और रेगुलेशंस बताती है कि अगर मुझे बुद्धा धर्म को ज्वाइन करना है, उनकी मोनेस्ट्रीज ज्वाइन करनी है, उनका संघ ज्वाइन करना है, तो कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस मुझे फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये बताती है विनय पिटाका। सुता पिटाका क्या बताती है? सुता पिटाका आपको ये बताती है कि एक्चुअली में टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म जिस बुक्स में लिखी हैं वो सुता पिटाका ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछी जाने वाली बुक भी बेटा सुता पिटाका ही है। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म किस में लिखी है? सुता पिटाका में। तीसरी क्या है? तीसरी है अभिधामा पिटाका, जो आपको फिलोसफिकल मेथड्स बताती है। दोबारा बात करते हैं। टिपिटाका इज अ 3 बास्केट्स ऑफ बुक। पहली बुक आपकी विनय पिटाका, दूसरी बुक सुता पिटाका, तीसरी बुक अभिधामा पिटाका। तो विनय पिटाका क्या बताती है? रूल्स और रेगुलेशंस कि हम कैसे बुद्धा को, मॉन्क्स को ज्वाइन करें। सुता पिटाका क्या बताती है? सुता पिटाका बताती है टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। अभिधामा पिटाका बताती है आपको फिलोसफिकल मैटर्स। समझ आया होगा आपको। ये 3 बुक्स हैं। अब इन्हीं बुक्स से हमने बुद्धा के बारे में पता लगाया, बुद्धा की चीज़ों के बारे में पता लगाया। अब शुरू होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। यही हमारी क्लास का आज आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, द बुद्धास टीचिंग। मैंने अभी आपको पीछे लाइन में ही बताया बेटा, बुद्धा की टीचिंग हमने कहाँ से कंस्ट्रक्ट करी है? उन्हीं की बुक, जिस बुक को क्या बोला गया है? सुता पिटाका। पढ़ाया ना अभी? 3 बुक्स थी, विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधामा पिटाका। तो टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म कौन सी बुक में लिखी है? सुता पिटाका में लिखी है। सुता पिटाका की बुक में ना टीचिंग्स के बारे में लिखा है। अब जो स्टोरीज हैं, कई स्टोरीज बातें करती है मिरेकल पावर की, पर अगर हम देखो मिरेकल पावर की बात नहीं करते। अब हम ये बात करते हैं कि सामने वाले पर्सन को कन्वेंस करने की। कहा जाता है कि बुद्धा ज़्यादा पावर दिखाने की बजाय, कई बुक्स में लिखा भी है कि पावर दिखाते हैं, पर हम अपनी एनसीईआरटी की बात करते हैं कि बुद्धा की बुक पावर दिखाने की बजाय दिखाते थे कि सामने वाले को कन्विंस कर लिया। एग्जाम्पल के लिए, एक ग्रीफ मतलब एक बूढ़ी वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी, उसके बच्चे की डेथ हो गई, वो बुद्धा के पास गई। उसने बुद्धा से बोला, बुद्धा जी मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, ठीक है, लाइव कर दो, जिंदा कर दो इसको। तो बुद्धा ने कोई अपनी पावर और जादू नहीं दिखाया, उनके बेटे को जिंदा नहीं किया, नहीं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आप जाओ और ऐसे घर से, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, कि जाओ और ऐसे घर से चावल लेके आओ जहाँ पे कभी किसी की कोई डेथ ना हुई हो। अब आप इमेजिन कर लो, ऐसा कोई घर कभी होता ही नहीं है बेटा। पूरे गांव में, आसपास के गांव में कोई ना कोई, हर एक घर में ऐसा ज़रूर होगा, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी का चाचा, किसी की चाची, किसी का कोई भी कभी ना कभी तो डेथ हुई होगी। तो ऐसे घर से तो आपको कभी चावल मिलेगा ही नहीं। तो वो वापस आई तो खाली हाथ लौट के आई। उन्हें बुद्धा जी से कहा ऐसा तो कोई घर नहीं है जहाँ पर मुझे ये चावल मिले। तो बुद्धा ने यही बात उन्हें कन्विंस करके समझाई कि क्या मरना सच है। ट्रुथ क्या है? डेथ। डेथ ही तो ट्रुथ है, कि मरना तो है ही। आज मरो, कोई आज मरता है, कोई 10 साल बाद मरेगा, तो कोई 10 साल पहले मरेगा, पर डेथ ट्रुथ है। तो बुद्धा ने उस के बेटे को, उस बूढ़ी वुमेन के बेटे को जिंदा नहीं किया। इवन क्या समझाया उसको? ये समझाया कि मरना सच है और जीना ही झूठ है। समझ रहे हो बात? तो मरना तो कंफर्म है, तो इसलिए ऐसे हम किसी को, तो मतलब उसको सिर्फ कन्वेंस किया है, उसके माइंड को, उसके समझो, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसके दिल को, कि यही सच है, आप इसे एक्सेप्ट करो कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। अब मेन टीचिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो आपको समझाई गई कि बुद्धा कैसे अपनी बात मनवाते थे, या कैसे जो है सामने वाले को कन्विंस करते थे। अब बुद्धा की फिलॉसफी क्या है बेटा? इसकी एक एक लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लर्न करने हैं, रटनी है, जो मर्जी मान लो। मैं हर एक लाइन आपको समझा रही हूँ और आप इसको याद करके पेपर में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, द वर्ड इज ट्रांजिट। वर्ड क्या है? ट्रांजिट है, मतलब अनिका है, और ये वर्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। द वर्ड इज ट्रांजिट एंड कॉन्स्टेंटली चेंज। यहाँ पर इस पूरे वर्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये वर्ड ट्रांजिट है,
और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आज जिस घर में आप रह रहे हो बेटा, उस घर में 50 साल पहले कोई और रहता होगा। 50 नहीं तो 70-80 साल पहले मान लो आपके दादा दादी या कोई और रह रहा होगा, और आज से 100 साल बाद, आपके बाद 100 साल बाद कोई और रहेगा। कोई चीज़ परमानेंट तो नहीं है ना, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। जो आज आपको दिख रहा है कुछ सालों बाद वो दिखता नहीं है, वो सब गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेथ हो जाती है चीज़ें टाइम के साथ। इट मीन्स नथिंग परमानेंट इन दी वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है बेटा, और वो परमानेंट चीज़ क्या है? सौरो, दुख। दुख आप कितना, अब जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, डोंट माइंड, आपको दुख लगा होगा कि हमारी तो हिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई, बट कोई बात नहीं। सौरो आपका दुख, आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप अपनी लाइफ में रहोगे। सौरव आपको रहेगा। आज है हिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई, कल आपको लगेगा मुझे ये वाली कार चाहिए थी, मैंने तो टाटा नैनो खरीद ली, मुझे तो दूसरी BMW चाहिए। तो ये तो लाइफ का पार्ट है। सौरव इज इंट्रिंसिक पार्ट। हमें इस सौरव को बेटा खुद ख़त्म करना है, इस दुख को खुद ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म करना है? थ्रू दी, हम मान के चलते हैं, पेनिटेंस और सेल्फ इंडल्जमेंट, मतलब अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। ये वर्ड तो दुखों से भरा हुआ है, और अगर हमें इस दुख से बाहर निकलना है तो हमें आत्मज्ञान, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे हिस्ट्री के एग्ज़ाम में बेटा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप ही मेहनत करोगे तो ही तो आप अच्छे नंबरों से पास होके बाहर निकलोगे। तो ये तो वर्ड की प्रॉब्लम है, कभी कोई ट्रबल्स आते ही रहते हैं, हमें खुद बाहर निकलना है। वही बुद्धा जी कहते हैं कि आपको अपना सेल्फ इंडल्जमेंट करना है। ह्यूमन बींग्स अपनी प्रॉब्लम से खुद ही तभी बाहर आएगा, नहीं तो पूरी लाइफ टाइम वो अपने दुख में ही जीता रहेगा। बुद्धा अपनी स्टार्टिंग फॉर्म में तो ये तक बात कहते हैं, ये बात कभी मैटर ही नहीं करती कि गॉड है या नहीं है, मतलब वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज इररिलेवेंट। इस पर बहस करना, लड़ना, हमारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, ये तो टॉपिक कभी बुद्धा ने लिया ही नहीं। वो तो ये कहते हैं बुद्धा कि हमेशा आप ह्यूमन रहो, अच्छे इंसान बनो, एथिकल वे में रहो, और पूरे एफर्ट्स करो कि आप अपने सोशल रिलेशंस भी अच्छे रखो, लोगों से अच्छे से बातें करो, सब कुछ करो। वो कहते हैं कि अगर आपको इस रीबर्थ, है ना, जन्म मरण की दुनिया से बाहर निकलना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तो उससे अच्छा तरीका क्या है? आपको अगर निभाना प्राप्त करना है, निभाना मतलब मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, सेल्फ रिलैक्स होना है, तो उसका बेटा एक ही तरीका है, और वो क्या है? उसका तरीका है ईगो और डिज़ायर को भूल जाओ। मतलब अपनी ईगो, है ना, अपना ईगो, अपनी डिज़ायर ख़त्म कर दो। जब आपके अंदर आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी कि मुझे ये भी चाहिए, वह भी चाहिए, इतना पैसा, वो वाला घर, अपने आप आपके सारे ट्रबल्स दूर हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट, लास्ट देखो बुद्धा जी क्या लाइन कहते हैं अपने फॉलोअर्स को: Be lambs unto yourself, as all of you must work for your own liberation। अपने अंदर झांक के देखो, ठीक है, और अपने लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो अपने दुख से बाहर निकल सकते हो। कोई और तुम्हें अपने दुख से, अपने सौरों से आपको बाहर नहीं निकाल सकता। इट मीन्स अगर आपको बाहर निकलना है, आपको अपने दुख से बाहर निकलना है, अपनी आज़ादी पानी है अपने सौरों से, अपने दुख से, तो आपको उसके लिए खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग ओवर होती है। ध्यान से देखो दोबारा। पहले मैंने बुद्धा की टीचिंग में आपको वो बूढ़ी वुमेन की स्टोरी सुनाई जो अपने बच्चे को लेके आई थी। फिर मैंने आपको बेटा सुनाया पूरा बुद्धा की हर एक लाइन, NCERT के अकॉर्डिंग हर एक लाइन एक्सप्लेन करिए। द वर्ड इज़ ट्रांजिट, कॉन्स्टेंटली चेंज। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज़ परमानेंट है, सौरो। जब तक हम रहेंगे हमारे साथ सौरो रहेगा। तो अगर हमें इस वर्ड की प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो हमें सेल्फ इंडल्जमेंट करना पड़ेगा। बुद्धा कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि गॉड है या नहीं, जबकि वो ये कहते हैं भगवान ने हमें सोशल वर्ल्ड का क्रिएशंस तो ये ह्यूमंस ने बनवाया है। भगवान ने इतने सारे डिवाइन ओरिजिन्स ने हमारे लिए ऐसा नहीं रखा था जैसे हम आज जीते हैं ना, चीज़ों के लिए, मटीरियलिस्टिक, सोशल के लिए। वो कहते हैं हर एक ह्यूमन को क्या बनना चाहिए? ह्यूमन बनना चाहिए, एथिकल बनना चाहिए, अपने सोशल रिलेशन खुद अच्छे करने चाहिए। और अगर आपको निभाना, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपनी ईगो और डिज़ायर को छोड़ दो, और जो भी चीज़ें आपको लाइफ में दुख देती हैं उन सबको छोड़ ही दो, है ना, समझो। सफरिंग दोज
हु रिनाउंस द वर्ल्ड, उस साइकिल को एंड करो। और लास्ट लाइन बेटा वो क्या कह रहे हैं, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क फॉर योर ओन लिबरेशन। आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, अपने हिस्ट्री की एग्ज़ाम के क्लियर करने के लिए भी आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए आप इन तीनों वीडियोस को रिपीटेडली देखिए। मेरी बाकी सीरीज़ भी आप देख सकते हैं क्लास 12 की। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा एनसीईआरटी को देखेंगे, आपके लिए पास होना उतना ही आसान होगा। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।